हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी के 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि रिवीजन होते रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम अभी लेट है, लेकिन अगर बिल्कुल पढ़ाई छोड़ देते हैं तो क्या है, जितना भी पढ़े हैं सारा भूल जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे करके 50 क्वेश्चन का सीरीज लाएंगे, जिससे क्या होगा कि सब कुछ रिकॉल होते जाएगा और चीज़ें याद रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, अर्थ कर आधार पर वाक्य कै तरह कर होए ना। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितना तरह का होता है, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 8 तरह का। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 तरह का होए ना। देखिए, वाक्य को 2 तरह से बांटा गया है। हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे ताकि आप लोग बहुत चीज़ भूल चुके होंगे। तो अर्थ को 2 तरह से बांटा गया है, वाक्य को 2 तरह से बांटा गया है। पहला है एक रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ये आप पढ़े होंगे। और अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। और एक प्रश्न बनता है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, यानी कि वाक्य कर कैगो अंग होए ना। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। ये चीज़ इतना सा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है के। उभय लिंग कहते हैं कि जिससे स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये पता नहीं चले। जैसे कुकुर बोल दिए यानी कि कुत्ता, तो ये पता नहीं चल रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। उसी तरह से छौआ, छौआ बोल दिए तो ये लड़का है कि लड़की है ये पता नहीं चल रहा, बस इतना पता चल रहा है कि बच्चा है। उसी को उभय लिंग कहते हैं। और नागपुरी में लिंग 2 तरह से विचार किया जाता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इतना सा आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन भाषा कर विशेषता कोमल कांत पदावली से जुड़ल है। तो किस भाषा का विशेषता जो है कोमल कांत पदावली से जुड़ा हुआ है। तो यह है सदरी, सादरी, सदानी या नागपुरी कहेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रमोद कुमार राय नामक कवि कर कौन रचना, काव्य रचना साहित्य संसार में चर्चित है। तो प्रमोद कुमार राय जी का एक रचना है जो कि साहित्य संसार में बहुत चर्चित है, वो है बीता भय ठाव। सही आंसर क्या हो जाएगा, बीता भय ठाव। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन झारखंड का सबसे पुराना भाषा है के। तो इनमें से कौन सा जो भाषा है सबसे झारखंड का पुराना भाषा है। तो सबको पता है कि असुरी भाषा जो है झारखंड का सबसे पुराना भाषा है। और यह भाषा अब लगभग जो है लुप्त प्राय है। यही क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा भाषा जो है लगभग लुप्त प्राय भाषा है। तो ये था असुरी, आंसर होता उसका। देवल में से कौन परिणामवाचक विशेषण है के। देखिए, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुण, परिणाम, संख्या और एक होता है सर्वनामिक विशेषण। क्या क्या है, गुण, परिणाम, संख्या और सर्वनामिक विशेषण। उसी में से पूछा गया है कि परिणामवाचक विशेषण कौन है के। तो कौन हो जाएगा, एक पैला, 3 खंडी और अगम धान यानी कि ज़्यादा धान, ये सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है परिणामवाचक विशेषण है। परिणाम मतलब कि वस्तु का नाप तौल जोंक, जिसमें जानकारी मिलता है, नाप तौल का जोंक का जानकारी मिलता है, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निरर्थक ध्वनि के लिखे के लिए कौन वर्ण कर इस्तेमाल होएला। तो निरर्थक यानी कि बिना अर्थ का ध्वनि को लिखने के लिए किस वर्ण का इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर हो जाएगा देवल, कोनो नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, देवल कहावत कर अर्थ बताओ। रहे बांस, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, रहे बांस ना बाजे बांसुरी, रहे बांस ना बाजे बांसुरी। हिंदी में है ना रहेगी बांस ना बाजेगा बांसुरी। कहने का अर्थ है कि झंझटे के ख़त्म कर दे, यानी कि उसको झंझट को ही, उसका जड़ को ही ख़त्म कर दिए, परेशानी का जड़ को ही ख़त्म कर दिए। लाई कौन कारक परसर्ग है के। तो लाई जो है संप्रदान कारक का परसर्ग चिन्ह है लाई हो गया, लागिन हो गया और ले और के भी आता है। लागिन, लाई, ले, के, ये सब क्या है, संप्रदान कारक का परसर्ग है। अगला प्रश्न देखेंगे, देवल में कौन तत्सम शब्द है के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कौन तत्सम शब्द है। तो यह है चंद्र। सही आंसर होगा ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न देखेंगे, व्याकरणिक इकाई के रूप में उद्देश्य और विधेय केकर अंग हुए ना। तो मैंने पहला ही प्रश्न बताया था कि इससे भी प्रश्न बनता है। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो किसके अंग है ये? वाक्य के। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाक्य कर। स्रोत के आधार पर शब्द कै किस्म कर होए ना। तो स्रोत के आधार पर वाक्य शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितना किस्म? यानी कि 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज, ये 4 प्रकार के होते हैं। मार्गदर्शन पब्लिकेशन जो कि सुधीर कुमार राय जी का बुक है, उसमें 6 दिया गया है। उसमें अर्ध तत्सम और अनुकरण वाचक, ये 2 जोड़ दिया है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि स्रोत के आधार पर शब्द के 4 किस्म होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अगला प्रश्न है, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए केकर इस्तेमाल होवेला। तो इनमें से कौन किसका उपयोग जो है ना एक वचन से बहुवचन बनाने में इस्तेमाल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुरी में इन जो है इसका उपयोग होता है। उदाहरण हम बता दे रहे हैं, जैसे हम है उसमें इन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? हमीन हो जाएगा, यानी कि हम लोग, हमीन जात यानी कि हम लोग जा रहे हैं। देवल में से कौन संयुक्त वर्ण रूप में व्यवहार होवेला। तो इनमें से कौन जो है संयुक्त वर्ण के रूप में व्यवहार होता है। तो यह है त्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देवल में से कौन इकारांत शब्द ना लागे, यानी कि दिया हुआ में से कौन इकारांत शब्द नहीं है। तो इकारांत में देखिए ई है, तो ई किस में नहीं है? तो ये आपको कली में केवल ये है। तो इसको पहचानने का यही तरीका है कि नारी में ये है, सारी में भी ये ई है और भारी में भी ये ई है। तो किस में नहीं है? तो कली में। तो कली भी क्या हो जाएगा? इकारांत। इस तरह से लिखाएगा वो, इकारांत। बनकेवरा भाग 1 में संगे चलग नामक काव्य रचना कौन रस में आ है। तो बनकेवरा भाग 1 में संगे चलब जो रचना है वह किस रस में है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? संगे चलब वीर रस में है। और इस रचना के रचनाकार कौन है? तो लाल रणविजय नाथ सहदेव जी इस रचना संगे चलब के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नागपुरिया सदानी व्याकरण में कै ठो समास कर जानकारी देवल जाए है। तो यहाँ पर सारा चीज़ हम देख लेंगे कि नागपुरी सदानी व्याकरण में स से सदानी, स से सात। तो नागपुरी सदानी व्याकरण में 7 तरह का समास बतलाया गया है। इसके अलावा पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी के अनुसार समास के 8 भेद बतलाए गए हैं। और वहीं पीटर शांति नौरंगी के हिसाब से समास के 5 भेद बतलाए गए हैं। तो जल्दी से देख लीजिए, नागपुरी सदानी व्याकरण में 7, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी 8 और पीटर शांति नौरंगी 5। झारखंड में कै ठो भाषा परिवार कर भाषा मन आ हैं। ये आप झारखंड जीके में पढ़े होंगे कि झारखंड में कितने भाषा परिवार के भाषाएं हैं। तो ये है 3। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3। एक तो भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है और तीसरा मुंडा भाषा परिवार, जिसको कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, देवल में से कौन झारखंडी भाषा मनक लिपि ना लागे। मतलब कि इनमें से कौन सा है जो झारखंडी भाषा का लिपि नहीं है। तो असुरी, ओलचिकी, वारंगछिती और तोलोंग लिपि। तो ये तीनों क्या है? लिपि है। तो कौन सा इसमें लिपि नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा असुरी, ये एक भाषा है। जय झारखंड नामक पत्रिका कौन तरह से छपत रहे। तो जय झारखंड नामक पत्रिका जो था वो 3 महीना वाला पत्रिका था, 3 महीना वारी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोकगीत स्वतः जन्मा है, ये बात कहाँ उद्धरित करल जाए है। या ऐसे पूछेगा, लोकगीत स्वतः जन्मा है, यह किसका कथन है। तो ये कहाँ लिखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है जैसे सिम पहले। सही आंसर क्या हो जाएगा? इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जखम कहानी बनकेवरा भागवन में भौजी का जमा पूंजी का है के। तो जखम कहानी जो है लेखक कौन है? तो श्रीकांत है। उसमें भौजी का जमा पूंजी क्या बतलाया गया है? तो पतई दतुन, जिसको वो ढोकर ट्रेन में चढ़ी थी। अगला प्रश्न देखेंगे,
हेनरी स्वीट नामक विद्वान कौन लिपि के सबसे बड़ वैज्ञानिक लिपि माने ना? तो हेनरी स्वीट नामक विद्वान जो है किस लिपि को सबसे बड़ा वैज्ञानिक लिपि मानते हैं, यही कहना चाह रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी स्वीट जो है देवनागरी लिपि को सबसे बड़ा वैज्ञानिक लिपि मानते हैं। बनकेवरा भागवन में कौन कवि आह्वान नामक रचना लिख हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आह्वान कौन लिखा है? चंद्रदेव सिंह। सही आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रदेव सिंह। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन पद्य रचना श्रृंगार रस में आहे? तो इनमें से कौन सा पद्य रचना श्रृंगार रस में है? जल्दी से बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा मनमोहनी। कौन लिखा है मनमोहनी को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, मोय दिल्ली जामू मुदा आज नी घुरमू, प्रस्तुत वाक्य कौन किस्म का है? तो मैंने पहला ही क्वेश्चन में बताया था कि रचना के आधार पर वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो ये जो वाक्य दिया गया है वह किस तरह का वाक्य है? तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित रहता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में अगर दोनों का आप अलग भी कर देते हैं तो दोनों का अलग से अर्थ निकलता है। जैसे कि मोय दिल्ली जामू यानी कि मैं दिल्ली जाऊंगा, मुदा आज नहीं घूमूं लेकिन आज नहीं लौटूंगा, तो आज नहीं लौटूंगा। तो दोनों वाक्य जो है अपने अपने में अलग से अर्थ देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सुधीर कुमार राय जी का टेस्ट सीरीज से लिया है। इसमें 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला वीडियो में बाकी 50 क्वेश्चन करेंगे। नागपुरी कर कौन साहित्यकार का संबंध पहाड़ बंगरू गांव में आहे? बहुत बार करा चुके हैं ये क्वेश्चन। कौन साहित्यकार है जिनका संबंध पहाड़ बंगरू गांव से है? तो यह है प्रफुल्ल कुमार राय जी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार राय। अगला प्रश्न देखेंगे, पूजा कर फूल नामक काव्य संकलन केकर कीर्ति है के? तो बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जिनका कुछ रचना जो है महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण रचना एवं रचनाकार, ये हम क्लास लिए हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में भी ये सब क्वेश्चन करा दिए हैं। तो जो लोग अभी तक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो लोग हमारा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज फॉर JSSC CGL लिखिएगा, या इंटरमीडिएट का है तो इंटरमीडिएट लिखिए, तो उसमें आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आ जाएगा। उसको क्या करना है, उसको ख़रीद लेना है और उसमें 3 अटेम्प्ट है। आप अटेम्प्ट जैसे संज्ञा पढ़ाई किए तो संज्ञा का जाके उसमें टेस्ट लगा लीजिए, या आपको लोकगीत में टेस्ट देना है या आपको लोक संगीत में डमकच का टेस्ट देना है तो आप उसमें जाके टेस्ट लगा सकते हैं, बहुत ही फ़ायदा होगा। तो जल्दी से उस टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिएगा। तो पूजा कर फूल नामक काव्य संकलन केकर कीर्ति है के? तो लाल रणविजय नाथ सहदेव जी का ये रचना है। इनका 1-2 रचना बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। एक तो यही पूजा का फूल है, इसके अलावा खोथा केकर रचना है के पूछ देगा तो लाल रणविजय नाथ सहदेव जी का, और जागी जवानी चमकी बिजूरी ये भी महत्वपूर्ण रचना है इनका। इन तीनों को याद रखिएगा। चुन्नी राम दुबे नामक नागपुरी कवि कर उपनाम का है के? तो चुन्नी राम दुबे किसका उपनाम है? तो कंचन का। सही आंसर क्या हो जाएगा? कंचन। देवल में कौन देशज शब्द ना लागे, यानी कि दिया हुआ में से कौन देशज शब्द नहीं है? तो देखने से अपने पता चल जाएगा कि मचिया, अलुआ यानी कि आलू, पीढ़ा यानी कि जो बैठने वाला होता है, ये तीनों देशज लग रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बर्फ। अगला प्रश्न है, ऊ छोड़ी किताब पढ़ेला, प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आहे? तो किसी भी तरह का इस तरह से काल से क्वेश्चन पूछता है तो पहले आप उसका हिंदी में अनुवाद कीजिएगा तो आसानी होगा। ऊ छोड़ी यानी कि वह लड़की किताब पढ़ेला यानी कि किताब पढ़ती है, वह लड़की किताब पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। सही आंसर होगा सामान्य वर्तमान काल। अगला प्रश्न देखेंगे, लुंदरी दासी झूमर नाम से मिलेक वाला काव्य संकलन के कैर हैं? तो लुंदरी दासी झूमर नाम से मिलने वाला जो काव्य संकलन है इसको कौन किए हैं, संकलित कौन किए हैं? तो ये किए हैं धनीराम। सही आंसर हो जाएगा धनीराम। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का समय में झारखंड में का लखे नागपुरी कर स्थिति आ है? यहाँ पर का लखे होगा, का लखे यानी कि कैसा, का जैसा।
तो आज के समय में झारखंड में क्या है, नागपुरी का स्थिति क्या है, तो ये द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय राजभाषा। पहले इसे संपर्क भाषा के रूप में जाना जाता था, लेकिन अभी क्या है, द्वितीय राजभाषा है नागपुरी। पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत के कई भाग में बांटे ना। तो पंडित राम नरेश त्रिपाठी लोकगीत का भी हम अलग से चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में दे दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन दे दिए हैं ताकि क्वेश्चन मिस ना हो। सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 भाग में। पंडित राम नरेश त्रिपाठी 11 भाग में बांटे हैं। इसके अलावा श्याम परमार हैं और कृष्णदेव, श्याम परमार और कृष्णदेव ये दोनों भी 5 भाग में बांटे हैं। इसके अलावा है श्याम चरण दुबे, दुबे जी इसको 4 भाग में बांटे हैं, और भुवनेश्वर अनुज जी 5 भाग में बांटे हैं। तो इतना आपको याद रखना होगा कि श्याम परमार और कृष्णदेव 5 भाग में, और भुवनेश्वर अनुज भी 5 भाग में, और श्याम चरण दुबे 4 भाग में बांटे हैं, और पंडित राम नरेश त्रिपाठी 11 भाग में। अगला प्रश्न है, कौन तरह कर गीत में काव्य शास्त्रीय बंधन नहीं होएला। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें या तो ग्राम गीत रहेगा या लोक गीत ऑप्शन में रहेगा, तो वही सही होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम्य गीत। देवल मुहावरा का सही अर्थ बताए। रग रग के जाने, किसी का रग रग को जानना, यानी कि क्या हो जाएगा, हर बात के जाने का, उसका हर बात को जानना। सब बात के जाने के, यानी कि सभी बात को जानना। एक एक चीज़ के बुझे, यानी कि एक एक चीज़ को समझना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, देवल सौभे। अगला प्रश्न है, कौन तरह कर काव्य रचना में समय का साथ बदलाव देखल जाएला। मैंने बताया इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा या तो लोकगीत रहेगा, ग्राम गीत रहेगा, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। ठाकू टंगाए, मुहावरा है ठाकू टंगाए। ठाकू कहते हैं जानवर लोग जो बहुत थोड़ा बदमाश टाइप का रहता है, ज़्यादा उछल कूद करता है, तो लकड़ी का आगे उसका गर्दन में बांध दिया जाता है ताकि वह ज़्यादा दौड़े नहीं, भागे नहीं, उसी को ठाकू कहते हैं। ठाकू टंगाए यानी कि ठाकू टंगा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिहा होए यानी कि शादी होना, शादी हो जाएगा मतलब कि उसका ठाकू टंगा गया, अब वह ज़्यादा उछल कूद भाग दौड़ नहीं करेगा। बनकेवरा कर कौन कहानी अनुसार बेनी बाबू लेक्चरर होए के लिए जानल जाए ना। तो बनकेवरा का कौन सा कहानी है जिसके अनुसार बेनी बाबू लेक्चरर हैं, तो बंगला कर सुख है, बंगला कर सुख। इसका लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आपको याद है। पीटर शांति नौरंगी जे किताब में कुछ लोकगीत कर संकलन कर है, उकर का नाम है क्या। तो पीटर शांति नौरंगी जिस किताब में कुछ लोकगीत का भी संकलन किए हैं, उस किताब का क्या नाम है, तो उस किताब का नाम है नागपुरी सदानी साहित्य। सही आंसर होगा नागपुरी सदानी साहित्य। अगला प्रश्न है, देवल कहावत कर अर्थ बताओ। निर्धन धन देखे तो दीने देखे तरिंगन, यानी कि निर्धन जो गरीब है अगर धन देख ले तो वह दिन में ही तरिंगन देखे, यानी कि तारा देखता है, यानी कि सूखल फुटानी देखा है। सही आंसर हो जाएगा इसका, सूखल फुटानी देखा है। नागपुरी भाषा में लिंग विचार केकर पर नी होएला। तो नागपुरी भाषा में लिंग का विचार निर्जीव संज्ञा में नहीं होता है, याद रखिएगा, निर्जीव में नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, सोहर गावे कर परंपरा कौन संस्कार से जुड़ल है। तो सोहर झंझाइन ये सब किससे जुड़ा हुआ है, जन्म संस्कार से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। उसठ काठ होए, उसठ काठ होए का क्या अर्थ हो जाएगा, निठुर होए, हिंदी में निष्ठुर बोलते हैं, संवेदनहीन होए, इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है। तो याद रखिएगा निठुर, निष्ठुर या संवेदनहीन होए को क्या बोलेंगे, उसठ काठ होए। अगला प्रश्न है, कौन तरह कर गीत परंपरा में बोली कर प्रधानता होवेला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा सही आंसर होगा लोकगीत। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भागवन में मधुसूदन दुबे कर कौन रचना संकलित आहे। तो बनकेवरा भागवन में मधुसूदन दुबे जी का कौन सा रचना है, संगे क्या है, तोर बिना।
यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तोर बिना। सही आंसर क्या होगा? मधुसूदन दुबे जी का रचना कौन सा है? तोर बिना। कौन तरह का गीत मन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक चलेकर परंपरा दिसेला? तो इस तरह का क्वेश्चन जो भी रहेगा मैंने बताया है, अगर लोकगीत रहेगा ऑप्शन में तो वही आंसर हो जाएगा। तो किस तरह का गीत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने का परंपरा है? यह है लोकगीत। ईश्वरी प्रसाद नामक विद्वान कौन पत्रिका का संपादन करत रहे? तो ईश्वरी प्रसाद नामक विद्वान जो है डहर नामक पत्रिका का संपादन करते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी डहर। अगला प्रश्न देखेंगे, देवल मुहावरा का सही अर्थ बताओ। हैकट में पड़े। हैकट में पड़े कहते हैं कि अचरज में पड़े, अचरज में अचंभा में पड़ जाना, उसको कहते हैं हैकट में पड़े। अगला प्रश्न है, बनकेवरा भागवनकर कौन कहानी में पूरन पर दुख कर पहाड़ टूटेला? तो पूरन किस कहानी का पात्र है? तो ये सुंदर कहानी का पात्र है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सुंदर। लेखक कौन है? तिनकौड़ी साहू जी। तो यहाँ पर 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जो लोग अभी तक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो लोग ऐप डाउनलोड कीजिए और जल्दी से जुड़ जाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।